हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। इससे रिलेटेड थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, अधिगम और अधिगम के सिद्धांतों से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो सभी एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण का संबंध है। मानचित्रण का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक शक्ति। बी, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। सी, मन का चित्र खींचना। डी, मन के प्रकार का अन्वेषण। तो मानचित्रण का जो अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी है। जब किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को कोई चीज़ समझाई जाती है, अगर उस चीज़ को ऐसे समझाएं कि उसके मन में एक चित्र बन जाए उस चीज़ का, तो क्या होगा, वो जो अर्थ ग्रहण करने की उसकी क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मानचित्रण को अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। निष्क्रिय अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला अगर निष्क्रिय हो तो उसकी पहचान कैसे होगी? प्रदर्शन विधि से, प्रयोगशाला विधि से, व्याख्यान विधि से या खेल विधि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय अधिगमकर्ता या निष्क्रिय सीखने वाला जो होगा वह सक्रिय नहीं होगा, ना ही वह उसकी सीखने में रुचि होगी। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? व्याख्यान विधि द्वारा उसकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में महत्व दिया? कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में महत्व दिया? देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी क्लार्क हल, डी स्किनर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व दिया था? स्किनर ने। अब देखिए, यहाँ पे पुनर्बलन से हमको सीधे हल नहीं लगा देना, क्योंकि पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो तो क्लार्क हल ने दिया था, लेकिन अपने सिद्धांत में जिन्होंने महत्व दिया था वह थे स्किनर। कौन थे? स्किनर। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आए किसने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में महत्व दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संरचनावादी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम। अधिगम एकाएक होता है। ये इन सब चीज़ों को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक कौन था? ये सब जब भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो ये सभी चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है घंटी का बजना, लार का स्राव, भोजन या स्वयं पावलोव। क्या पूछ रहा है? कुत्ते पर जो प्रयोग किया था पावलोव ने, उसमें अनुबंधित उद्दीपक कौन था? घंटी का बजना, लार का स्राव, भोजन या स्वयं पावलोव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित जो उद्दीपक था वह घंटी का बजना था। अब बल्कि जो स्वाभाविक उद्दीपक था वह क्या था? लार का स्राव। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो लार का स्राव जो होता था वह स्वाभाविक अनुक्रिया थी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, और अनुबंधित उद्दीपक क्या था? घंटी बजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन प्रयोगों में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई थी। पहले ध्वनि इसके पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पावलोव ने जो
अनुबंधन का प्रयोग किया था, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। तो इनके प्रयोग में क्या किया गया था? एक घंटी बजाई जाती थी, उसके पश्चात कुत्ते को भोजन दिया जाता था, कुत्ते के सम्मुख भोजन प्रस्तुत किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन ... पर किया था, किस पर किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली? अभी पीछे आपको बताया कि किस पर किया था? कुत्ते पर किया था पावलोव ने अपना प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन, लेविन, थॉर्नडाइक या वाटसन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम का तल रूप सिद्धांत जो दिया था वह दिया था कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसी में इन्होंने तल रूप सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी वाद्य अनुबंधन, सी ऑपरेंट अनुबंधन, डी सामाजिक अनुबंधन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है यह? तो यह दर्शाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यस आर संबंध पाए जाते थे परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, इन सभी में? अब देखिए ये भी एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक यस आर संबंध है, एक आर यस संबंध है, तो ऐसे कई संबंध है, आगे क्वेश्चन में बताएंगे, थ्योरी में भी बताया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह कहता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्दीपक होगा, तब वह अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया करके जब वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो उन दोनों के बीच एक संबंध बनेगा, उसी को कहते हैं अनुबंधन। तो क्या थॉर्नडाइक ने किया था? यस मतलब स्टिमुलस, लक्ष्य या उद्दीपक होता है, और आर मतलब अनुक्रिया। जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य होगा तभी वह अनुक्रिया करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर तथा आर यस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं? किसके सिद्धांत में आर तथा आर यस संबंध दोनों विद्यमान होते हैं? परंपरागत समायोजन में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, या इन सभी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत में। अब इन्होंने थॉर्नडाइक का जस्ट उल्टा किया, इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किया था, और इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य हो तभी वह क्रिया करे, बल्कि ऐसा है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है क्रिया करने का, वह क्रिया करता रहता है और उसके द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था वह एक चूहे पर किया था। एक बॉक्स में चूहे को रखा गया था और उसके सम्मुख भोजन नहीं रखा गया था, मतलब उसे भोजन तो रखा गया था पर उसे दिख नहीं रहा था, उसे कोई लक्ष्य दिख नहीं रहा था, वो बस इधर उधर टहल रहा था, क्रियाएं कर रहा था। अचानक से उसका पैर एक लीवर था उस पर पड़ा, जिससे वो बॉक्स खुल गया और उसके अंदर भोजन आ गया। तो क्या था, इनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के सामने लक्ष्य हो ही, मतलब वह क्रिया करते करते भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसे लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? आर यस। आर मतलब रिस्पॉन्स, यस मतलब स्टिमुलस, लक्ष्य, और इन्होंने क्रिया पर ज़्यादा बल दिया था, इसीलिए इनके सिद्धांत को आर सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या कोहलर का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये परिभाषा बताई गई थी जब आपको थ्योरी वाला वीडियो दिया गया था, जिसने देखा होगा उसे पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है,
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडुगल, लेविन, बंडूरा या गिलफोर्ड? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम मैकडुगल की ये जो पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में सबसे पहले विलियम मैकडुगल ने 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मैकडुगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? गेट्स, वाटसन, कर्ट लेविन या मैकडुगल? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कर्ट लेविन हैं और कर्ट लेविन का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को उन्होंने इसी पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कब तक चलने वाली? जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या युवावस्था तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम होता क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। सी, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ये क्या है? ये व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्यों मदद करना महत्वपूर्ण है? क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी एक तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ये किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति मतलब उसे दोहरवाना और उसका प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से अगर जोड़कर सिखाया जाएगा तो वह सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आर.एम. गैने, वर्दीमर एवं अन्य, बी.एस. ब्लूम, बी.एफ. स्किनर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्दीमर और अन्य जैसे कोहलर, कोपका, ये सभी हैं समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। समग्रता को और क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। गेस्टाल्टवादी के जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गेस्टाल्टवादियों के, तो वह कौन है? वर्दीमर हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ ही समग्र होता है, तो यहाँ पे क्या कह दिया गया है? समग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ या वाटसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था? चिंपांजी पर किया था। सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, उसी पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक होने के नाते आप शिक्षक के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? शिक्षकों के जो नियम होते हैं वह एक शिक्षक के होने के नाते आप किसको नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लिंग भेद का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग तुरंत बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, लिंग भेद जहाँ भी आए वह बिल्कुल गलत होता है। तो लिंग भेद मतलब हम बच्चे बच्चियों में जो होगा उनमें भेद के नियम को नहीं अपनाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शुरू कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए? ये भी बिल्कुल नहीं होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम परिस्थितियाँ जो भी उन्हें अधिगम कराना है, जो भी बच्चों को सिखाना है, उस प्रकार उत्पन्न करनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। गौड़ नियम कितने बताए गए थे? 5। तो यहाँ पे 3 नियम है जो संबंधित हैं और एक संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का नियम, ये है समानता का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं? अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। तो इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का नियम। ये मुख्य नियम नहीं बल्कि गौड़ नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चा जो होता है वह कई प्रकार से सीखता है। पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, चर्चा परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है, अपने वातावरण से भी सीखता है। तो कैसे सीखता है बच्चा? कई प्रकार से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पावलोव? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सीखने में अंतर्दृष्टि, सूझ, एकाएक अधिगम हो जाता है, ये सभी इन सभी चीज़ों पर किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे? जैसे वर्दीमर, कोहलर, लेविन, कोफका, ये सभी गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी थे। ये आपको बताया गया था थ्योरी में कि कौन कौन से गेस्टाल्टवादी थे और कौन कौन से व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी में पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, ये व्यवहारवादी थे और गेस्टाल्टवादी बता ही दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, वाटसन या थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लासिकल सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा गया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि पावलोव ने दिया था। इसी को इंग्लिश में क्या कहा गया था? क्लासिकल अनुबंधन या क्लासिकल सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि समग्रता का सिद्धांत किसने दिया था? तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या इसी को समग्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से ... नहीं हो। क्या नहीं हो? तत्पर, परिपक्व, सूक्ष्म बूझ वाला या उपर्युक्त सभी। तो अगर व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से तत्पर नहीं होगा तो भी अधिगम संभव नहीं है, परिपक्व नहीं होगा तो भी अधिगम संभव नहीं है, अगर सूझबूझ वाला नहीं होगा तो भी अधिगम संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें अधिगम के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृद्धि होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम जो सर्वोत्तम या प्रभावी तब होगा जब अभिप्रेरणा होगी, उस व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय? तो उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जब साहचर्य स्थापित हो जाता है तो क्या होता है? अधिगम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने अपना प्रयोग किया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, चूहे व कबूतर पर, बिल्ली पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने। और बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया, तो स्किनर ने किस पर किया? चूहा व कबूतरों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मूल मंतव्य का वर्णन करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, तो कौन सा है इनमें से है जो उसका मूल मंतव्य का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख लेता है। बी, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकर हों। नेक्स्ट, व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामों द्वारा होता है।
और लास्ट है व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो मूल मंतव्य है वह क्या कहता है कि प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकर हों। जैसे उन्होंने स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। चूहे ने जब एक लीवर था, एक बटन थी, उस पर उसका पैर लगा था तो उसके अंदर भोजन आ गया था। तो इसमें क्या हुआ? उस चूहे का लाभ हुआ, तो उसने बार बार उस क्रिया को दोहराया। अगर उसमें उसको कोई हानि होती या उसको दबाने पर उसे कोई चोट लगती या कुछ होता तो वह उस क्रिया को नहीं दबाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है क्या कहते हैं? प्रबलन, संकेत, आवश्यकता या प्रणोदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जब होती है तो उसके बाद जो भी वह संक्रिया करता है, कोई व्यक्ति हो या बालक हो, तो उसे तुरंत उस क्रिया के बाद क्या करना चाहिए? पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक में जैसे आता है पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, और नकारात्मक में दंड, भय, शोक। अगर वह व्यक्ति सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत क्रिया के बाद सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, या तो उसे कुछ पुरस्कार देना चाहिए, या प्रशंसा करनी चाहिए, या सम्मान करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वह जो प्रतिक्रिया कर रहा है उसके घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, वह वैसी ही क्रिया करने लगता है। अगर उसको नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, भय या शोक दे दिया जाएगा तो वह उस क्रिया को करना बंद कर देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रबलन को ही पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है? अभ्यास का नियम, रटने का नियम, उपस्थिति का नियम या पाठ्यवस्तु की नकल करने का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा कक्ष में अधिगम करने का जो महत्वपूर्ण नियम है वह क्या है? अभ्यास का नियम। रटने का नियम तो बिल्कुल नहीं है। पाठ्यवस्तु की नकल करना भी बिल्कुल गलत बात है। उपस्थिति का नियम, अधिगम का यहाँ पे बोल रहा है महत्वपूर्ण नियम, तो उपस्थिति का नियम भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभ्यास के द्वारा किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र में अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? छात्र जो अधिगम करता है वह किस पर निर्भर नहीं करता? उम्र व परिपक्वता पर, पूर्व अनुभव एवं अधिगम पर, आर्थिक स्थिति पर या अभिप्रेरणा पर? अभिप्रेरणा पर तो बिल्कुल करता है। यह छात्र की उम्र और उसकी परिपक्वता पर भी करेगा। उसकी क्या उम्र है, उसकी उम्र के हिसाब से चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, वह परिपक्व है उस चीज़ के लिए या नहीं, तो यह इस पर भी निर्भर करेगा। उसके पूर्व अनुभव और पहले से वह क्या जानता है ये भी निर्भर करेगा अधिगम में। तो यहाँ पे क्या निर्भर नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर सी। छात्र की आर्थिक स्थिति क्या है, ये उसके अधिगम पर प्रभाव नहीं डालेगी, उसके अधिगम पर यह निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता के द्वारा कार्य सीख लेते हैं, धीरे, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण? तो अगर कोई व्यक्ति तत्पर है किसी कार्य को करने के लिए तो वह कार्य को कैसे सीख लेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य को बहुत जल्दी, शीघ्र ही सीख लेगा अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से तत्पर है। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। यह थॉर्नडाइक का मुख्य नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है, कैसी क्रिया है? मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया, सहज क्रिया, संवेगात्मक क्रिया या प्रक्रिया? तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो ये जो क्रिया है किसी वस्तु को देखकर मुंह में पानी आ जाना, तो यह है सहज क्रिया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कैसी क्रिया है ये? सहज क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रियानुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बालक है, वह क्या करता है? एक अंगीठी जल रही है, अंगीठी में उसको छू लेता है, वह काफ़ी गर्म है। अगर उसको छू लेता है तो क्या करता है? दोबारा फिर उसको छूने नहीं जाता, क्योंकि वह एक बार जल गया, वह उसने जान लिया कि इसको छूने से वह जलेगा, तो क्या करता है? दोबारा नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सिद्धांत था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया था यह? पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के, भारत के, अमेरिका के या सोवियत रूस के? थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे बताया गया था आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर या उसको छूकर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उस प्रकार का सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सादृश्यात्मक सीखना या करके सीखना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षात्मक सीखना। प्रत्यक्ष मतलब उसके सम्मुख, किसी व्यक्ति के सम्मुख जो चीज़ें हों उनको छूकर स्पर्श कर कर वह सीखे तो वह क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? सीखने का जो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था उसमें किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? बंदर, चिंपांजी, कुत्ता या बिल्ली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने था? कोहलर ने दिया था। उन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यह कथन है, किसका कथन है ये? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, वुडवर्थ का या गिलफोर्ड का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो का एक कथन है। क्या 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 है इसमें? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। यहाँ पे 3 शब्द हैं, क्रो एंड क्रो 3 शब्द हैं और यहाँ पे भी 3 शब्द हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। जब थ्योरी में ये परिभाषा बताई गई थी तो आपको ये ट्रिक बताई गई थी कि 3 शब्द से ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि जो सीखना होता है वह कैसा होता है? सूझ द्वारा होता है, एकाएक होता है, मतलब अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता। और गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि को महत्व देते हैं। तो इसमें गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को क्या क्या प्रभावित करता है? बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार ये सभी ही अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती हैं। उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, जो समस्या का समाधान कर रहा है, समस्या कैसी है, और उसका प्रत्यक्षीकरण वह सही प्रकार से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जब सही प्रकार से पूरी समस्या का प्रत्यक्षीकरण करेगा तभी वह अधिगम कर पाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि कैसी होती है? आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित, उपयुक्त में से कोई नहीं। कई जगह आपको बताया जा चुका है जो गेस्टाल्टवादी थे वह क्या मानते हैं कि अंतर्दृष्टि जो होती है वह सूझ पर होती है, मतलब ये अचानक या एकाएक हो जाती है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक होती है, आकस्मिक या अचानक या एकाएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम है, क्या है अधिगम? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब जैसे इनमें से बहुत लोग उपर्युक्त दोनों भी लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है कि किसी भी अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव के कारण जब व्यक्ति के व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आए तो वह अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन, कोहलर, वर्दीमर या कोपका? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, जबकि ये कोहलर, कोपका, वर्दीमर ये किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञानवाद की, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं हैं? पावलोव, स्किनर, हल या वर्दीमर? तो आपको बताया गया था कि जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं पावलोव भी हैं, स्किनर भी हैं, हल भी हैं, और एक और बताया गया था थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, जबकि ये जो वर्दीमर है ये व्यवहारवादी नहीं बल्कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे? गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। रिफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, लेविन, हल या कोहलर?
तो रिफोर्समेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत को इंग्लिश में रिफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। तो रिफोर्समेंट थ्योरी का सिद्धांत भी किसने दिया? क्लार्क हल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर द्वारा किए गए प्रयोगों में पहेली बॉक्स का उपयोग काफ़ी किया गया था। स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें एक बॉक्स का प्रयोग किया गया था, जिस बॉक्स का उपयोग सीखने के प्रयोगों में काफ़ी किया गया है। क्या हुआ है कि स्किनर ने जो प्रयोग किया था, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। तो इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण किया था और उसी में चूहे का प्रयोग किया था। तो उस बॉक्स को क्या कहते हैं? वह है कबूतर बॉक्स, स्किनर बॉक्स, केलर बॉक्स या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका नाम याद रखिएगा कि स्किनर ने जिस बॉक्स पर प्रयोग किया था उसका नाम था स्किनर बॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के बाग से संबंधी समस्या के प्रयोग में वनमानुष केले को इसलिए प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेता है? वनमानुष जो था कोहलर के प्रयोग में, चिंपांजी जो था वह क्या करता है? केले को, कोहलर ने जो प्रयोग किया था उसमें केले का प्रयोग किया गया था और सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया गया था। तो जो चिंपांजी होता है वह केले को प्राप्त करता है। वह केला चिंपांजी से काफ़ी दूर होता है, तो एक बार वह छड़ी की सहायता से प्राप्त करता है एक प्रयोग में, और एक प्रयोग में डिब्बों को रख कर प्राप्त करता है। तो केले को इसलिए प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि वह बॉक्स पर चढ़ गया था, उसमें सूझ विकसित हो गई थी, वह भूखा था, वह केले को काफ़ी पसंद करता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कोहलर कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे और ये किस पर महत्व देते हैं? सूझ पर। तो इनका मानना है कि जो चिंपांजी था उसके अंदर सूझ विकसित हो गई थी। वह पहले काफ़ी उसने क्रियाएं किया, फिर वह थक हार के बैठ गया, फिर अचानक से उसके मन में एक सूझ उत्पन्न हुई जिसके द्वारा उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसमें सूझ विकसित हो गई थी, इसीलिए उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।